दोस्तों, इस समय सबसे ज़्यादा जो आप लोग के कमेंट के माध्यम से प्रश्न आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि अगर कोई कैंडिडेट टेट की परीक्षा में अनरिजर्व या फिर जनरल कैंडिडेट के तौर पर सम्मिलित हुआ और एटीआरई की परीक्षा में अगर वो कैटेगरी से सम्मिलित होता है तो क्या उसको इंटरटेन किया जा सकता है? क्या ये चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल है, अलाउड है? और कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका अभ्यर्थन ही कैंसिल कर दिया जाएगा? या फिर इसके जस्ट उलट अगर कोई कैंडिडेट यूपी टेट या फिर सीटेट की परीक्षा में कैटेगरी के बेस पर सम्मिलित हुआ और अब एटीआरई यानी सुपर टेट की परीक्षा में वो अनरिजर्व या फिर जनरल कैंडिडेट के तौर पर शामिल होना चाहता है तो क्या ये चीज़ें प्रैक्टिकली अलाउड हैं? आखिर बार बार इस प्रकार के प्रश्न आने के पीछे का रीजन क्या है? तो रीजन है हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया जजमेंट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है पहले इसको समझते हैं। आप अपने स्क्रीन पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कॉपी देख पा रहे होंगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इस मामले को चैलेंज किया गया था। ये मामला माननीय केरला हाईकोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ था, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कोई रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट है तो वो ओपन की सीट ले सकता है, लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि वो जनरल कैटेगरी की जितनी भी क्राइटेरिया होगी उन सबको फुलफिल करना होगा उसे। अगर किसी भी भर्ती के स्टेज पर किसी भी प्रकार का रिलैक्सेशन छूट अगर उसने लिया है या फिर आरक्षण लिया है तो उस कंडीशन में उसको अपनी ही कैटेगरी में रहना होगा। ये पूरा जजमेंट की कॉपी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उनके जजमेंट को एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर 3 कैंडिडेट हैं, ए, बी और सी। तीनों के टेट के मार्क्स यहाँ पर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तीनों के एज कितने हैं ये यहाँ पर देख सकते हैं। तीनों के एटीआरई यानी सुपर टेट में मार्क्स कितने हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और तीनों का फाइनल गुणांक कितना है। फाइनल गुणांक कहने का मतलब कि सुपर टेट का 60% और एकेडमिक के 40% मिला करके टोटल यहाँ पर फाइनल गुणांक बनाया जाता है। तो मैं यहाँ पर ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेकर के चल रहा हूँ कि उनका फाइनल गुणांक एकेडमिक और सुपर टेट को जोड़ करके इतना बन रहा है, ठीक है। अब आपको क्या लगता है, अगर मान लेते हैं यूआर यानी ओपन की जो सीट है, अनरिजर्व की जो सीट है, उसमें मान लेते हैं कट ऑफ गया 75, तो आपको क्या लगता है इन तीनों में से कौन यूआर की सीट पर सेलेक्ट होगा? पहली नज़र में देखने में तो ये लग रहा है कि यूआर की सीट के कट ऑफ से सभी कैंडिडेट्स के फाइनल मार्क्स ज़्यादा हैं तो सभी अपनी कैटेगरी को छोड़ करके यूआर पे सेलेक्ट हो जाना चाहिए। अगर मैं ये मान करके चलूँ कि तीनों जो हैं वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, तो चूंकि तीनों के मार्क्स जो हैं वो 75 नंबर जो कट ऑफ है यूआर का उससे ज़्यादा है, तो अपनी ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी छोड़ करके इनको जनरल में चले जाना चाहिए। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से इन तीनों में से किसी का भी सिलेक्शन जनरल सीट पर नहीं होगा, बल्कि तीनों अपने ही कोटे में चयनित होंगे ईडब्ल्यूएस कोटे पर। ऐसा क्यों? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई कैंडिडेट मेरिटोरियस है, किसी भी कैटेगरी से वो बिलोंग क्यों ना कर रहा हो, वो ओपन की सीट ले सकता है, बशर्ते किसी भी भर्ती के चरण में किसी भी प्रकार का उसने रिलैक्सेशन ना लिया हो या फिर किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन का लाभ ना लिया हो। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां पर टेट में इसके मार्क्स कितने थे? 88 नंबर, यानी कि यहां पर इसने रिलैक्सेशन लिया ईडब्ल्यूएस कोटे का और 82 नंबर पर ये पास हो गया, जबकि जनरल यानी अनरिजर्व कोटे के लिए टेट में मार्क्स, क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है? 90 नंबर। इस वजह से इसने लाभ ले लिया, तो इसका सिलेक्शन अब अनरिजर्व की कट ऑफ पर नहीं हो सकता सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से। बी कैंडिडेट को देखिए, यहां पर देखिए इसने भी यहां पर टेट में मार्क्स में छूट लिया है। सी कैंडिडेट को देखिए, यहां पर टेट में मार्क्स सही है, एटीआरई में भी इसके मार्क्स सही है और फाइनल भी इसका मार्क्स इससे ज़्यादा आ रहा है, लेकिन इसने एज में रिलैक्सेशन लिया हुआ है। मैक्सिमम एज जो होती है वो 40 वर्ष होता है प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए, और ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए मान लेते हैं कि अगर 3 साल रिलैक्सेशन मिल गया और ये 42 साल का है, तो चूंकि इसने एज में रिलैक्सेशन ले लिया, अब इस कंडीशन में ये यूआर की सीट नहीं ले सकता सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से। ये डर बैठा हुआ है लोगों के मन में, इसी वजह से लोग शशांकित हैं कि आज अगर मैंने ईडब्ल्यूएस कोटे से या फिर ओबीसी कोटे से लाभ ले लिया तो फ्यूचर में मुझे अपने ही कोटे में रहना होगा, यूआर की सीट पर नहीं जाना होगा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि अगर मान लेते हैं कि अपने ही कोटे में रहना है तो उससे प्रॉब्लम क्या है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, चलिए उसको समझते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं मानता हूं कि सुपर टेट यानी प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया और नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो टोटल 100 सीटें हैं। अब इन 100 सीटों का बंटवारा कैसे होगा? सबसे पहले वर्टिकल रिजर्वेशन के अंतर्गत यहां पर सीटों का बंटवारा होता है, जिसमें ओबीसी का 27% रिजर्वेशन है उत्तर प्रदेश में, यानी कि टोटल 100 सीटों का 27% कितना आ जाएगा? 27 सीटें आ जाएंगी। इसके बाद से एससी का 21% रिजर्वेशन है, यानी कि 100 में से 21 सीटें किसके लिए रिजर्व हो जाएंगी? वो एससी के लिए। एसटी का 2% रिजर्वेशन है, यानी 100 का 2 सीट, और
इन तीनों को मिला दिया जाए तो टोटल जो वर्टिकल रिजर्वेशन है हमारे उत्तर प्रदेश में वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 50%। और बाकी जो आर्थिक तौर पर यहाँ पर आरक्षण दिया गया है ईडब्ल्यूएस कोटे को, वो 10% दिया गया है, यानी कि 100 का 10%, यहाँ पर 10 सीटें हो जाएंगी। तो ये वर्टिकल रिजर्वेशन 50% और ये आर्थिक तौर पर 10%, टोटल यहाँ पर रिजर्वेशन 60% हो गया है। और अब जो बाकी के सीटों जो हैं उसे हम लोग बोलते हैं ओपन सीट, या फिर इसी को बोलते हैं यूआर की सीट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सीटें किसी के लिए रिजर्व नहीं होती हैं, बल्कि ये ओपन होती है सबके लिए, कोई भी कैंडिडेट इस पर दावा कर सकता है। इस सीट पर आने की केवल और केवल एकमात्र शर्त है, वो है मेरिट। अगर कोई मेरिटोरियस कैंडिडेट इसके कट ऑफ से ज़्यादा ले आता है तो अपनी कैटेगरी को छोड़ करके वो इस कैटेगरी में चला जाएगा। ये कब होगा, जब किसी भी भर्ती के स्टेज पर किसी भी प्रकार का रिलैक्सेशन या फिर आरक्षण का लाभ उसने ना लिया हो। अब मान लेते हैं कि कोई कैंडिडेट एससी कैटेगरी का या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट मान लेते हैं, अगर किसी भी भर्ती के स्टेज पर उसने आरक्षण का लाभ नहीं लिया तो उसके लिए कितनी सीटें ओपन है, 40 सीटें ये, क्योंकि ये इस पर चला जा सकता है, और 10 सीटें ये, यानी टोटल उसके लिए 50 सीटें ओपन है। लेकिन मान लेते हैं किसी भी भर्ती के स्टेज में इसने लाभ ले लिया तो अब वो केवल और केवल इसी सीटों पर दावा कर सकता है, वो इस सीट पर दावा नहीं कर सकता है। उम्मीद करता हूं चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। इसी तरीके से ओबीसी को समझिए, ओबीसी के लिए कितनी सीटें ओपन है, अगर वो किसी प्रकार का रिलैक्सेशन या फिर आरक्षण का छूट नहीं लिया है तो 27% अपने कोटे का और 40% ये वाला, दोनों को मिला दें अगर हम लोग तो 67% सीटों पर वो दावा कर सकता है। अगर वो मेरिटोरियस हुआ तो अपनी कैटेगरी को छोड़ करके ये ओपन की सीट पर दावा कर सकता है, और अगर मेरिटोरियस नहीं हुआ तो अपनी कैटेगरी पर तो वो दावा कर ही सकता है। लेकिन मेरिटोरियस होने के बावजूद भी, यानी यूआर की कट ऑफ से ज़्यादा होने के बावजूद भी अगर किसी भी स्टेज में उसने ओबीसी का लाभ लिया है तो उस कंडीशन में अब वो इस सीट पर दावा नहीं कर सकता। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 67 में से केवल और केवल 27 सीटों पर वो दावा कर सकता है ओबीसी कैंडिडेट। अब इसी को लेकर के यहाँ पर पूरा भय सोशल मीडिया साइट पर मचा हुआ है कि जहां पर हम 67% पर दावा कर रहे थे वहां अब सीटें घट करके केवल 27% रह जाएंगी। जहां पर ईडब्ल्यूएस कोटा 50% पर दावा कर रहा था अब वो सीटें घटकर केवल और केवल 10% रह जाएगी। इसी वजह से कैंडिडेट नहीं चाह रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी कैटेगरी का लाभ वो टेट मिले, वो चाहते हैं कि हम इसको फ्यूचर के लिए बचा करके रखें। अब पहले ये समझते हैं कि क्या ये चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल भी हैं। देखिए, ये चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि अगर कोई कैंडिडेट चाहे तो यूपी टेट या फिर सी टेट में वो जनरल या फिर यूआर की सीट से आवेदन कर सकता है, और एटीआरई में वो ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कोटे से आवेदन कर सकता है। क्यों, इसको ध्यान से समझिएगा। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कोटे का। इनका आरक्षण आपको तभी मिलेगा जब आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस जो इसकी क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करेगी। ओबीसी कैंडिडेट के लिए अगर आपके माता पिता की सालाना 3 वर्षों तक इनकम 8 लाख से नीचे है तभी आपको ओबीसी का लाभ मिलेगा, और ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए भी कुछ लैंड्स और इसके अलावा खेती युक्त जमीन 5 एकड़ से कम और सालाना इनकम आपके पूरे परिवार की 8 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, तभी यहाँ पर आपको बेनिफिट देखने को मिलता है। तो चूंकि यहाँ पर इनकम स्लैब जुड़ा हुआ है, इस वजह से प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर कंडीशंस में ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस कोटे का स्टेटस किसी पर्टिकुलर एक कैंडिडेट के लिए बदल सकता है। मतलब आज अगर इस फाइनेंशियल ईयर में एज ए कैंडिडेट अगर आप ईडब्ल्यूएस का लाभ ले पा रहे हैं तो ये गारंटी नहीं है कि आने वाले 2-3 साल बाद भी आप ईडब्ल्यूएस कोटे का लाभ ले पाएंगे। क्योंकि मान लीजिए आपके फादर बिजनेस करते हैं और आपकी आज के डेट में, मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो इनकम थी वो 8 लाख से कम थी, लेकिन आने वाले 2-3 साल बाद आपका बिजनेस बढ़ा और आपकी इनकम उस फाइनेंशियल ईयर में 8 लाख से ज़्यादा हो गई, तो उस कंडीशन में आप ईडब्ल्यूएस कोटे का लाभ नहीं ले पाएंगे। या फिर इसके जस्ट उलट, आज आप नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि आपकी इनकम ज़्यादा है, कल को अगर आपकी इनकम कम हो गई, 8 लाख से नीचे चली गई, तब जाकर के आप लाभ ले पाएंगे। और यही चीज़ें ओबीसी के साथ भी है। अब समझिए कि यूपी टेट और सी टेट का जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम के लिए हो चुका है। आज से 10 साल पहले भी अगर आपने यूपी टेट या फिर सी टेट दिया होगा तो वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। मान लेते हैं आज से 5 साल पहले हम लोग चलेंगे तो किस ईयर में आएंगे, आज हम लोग 2026 में हैं, वो 2021 का समय होगा। 2021 में भी ईडब्ल्यूएस को स्टेटस मिल चुका था क्योंकि ईडब्ल्यूएस का कोटा जो लागू हुआ वो 2019 में लागू हो गया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो मान लेते हैं कि कोई कैंडिडेट है ए जो कि ईडब्ल्यूएस कोटे से बिलोंग करता था, कब 2021 में, और 2021 वाला यूपी टेट उसने दिया। हालांकि उस समय ईडब्ल्यूएस को उसमें आरक्षण नहीं दिया गया था, मैं यहाँ पर ओबीसी मान लेता हूँ। 2021 में वो यहाँ पर यूपी टेट दिया ओबीसी कैटेगरी के बेस पर, और ओबीसी कैटेगरी पर वो पेपर दिया और वो सफल भी हो गया। और
लेकिन आज के डेट में 2026-27 में मान लीजिए वैकेंसी आ जाती है और ये वैकेंसी में अब वो ओबीसी स्टेटस में नहीं है क्योंकि उसके माता पिता की इनकम 8 लाख से ऊपर चली गई। तो टेट में तो वो ओबीसी के बेस पर सम्मिलित हुआ, लेकिन सुपर टेट की परीक्षा में वो ओबीसी के बेस पर सम्मिलित नहीं हो सकता क्योंकि उनका इनकम स्टेटस जो है वो अब चेंज हो चुका है, जिसके बेस पर ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस का आरक्षण जो है वो उस पर अप्लाई नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि यूपी टेट अलग कैटेगरी से हो सकती है और एटीआरई अलग कैटेगरी से हो सकता है। मतलब यूपी टेट में आप हो सकता है जनरल के बेस पर सम्मिलित हो सकते हैं और एटीआरई की परीक्षा में आप ओबीसी के बेस पर सम्मिलित हो सकते हैं। यूपी टेट और सी टेट ही एकमात्र ऐसा सर्टिफिकेट होता है जिस पर आपकी कैटेगरी मेंशन होती है। आप अपना पुराना यूपी टेट या फिर सी टेट का सर्टिफिकेट उठा करके देखेंगे तो उस पर आपका कैटेगरी मेंशन होता है कि आप जनरल से हैं, ओबीसी से किससे हैं। और जब आप सुपर टेट में सम्मिलित होंगे तो वहां पर आपको कैटेगरी बतानी पड़ेगी कि आप किस कैटेगरी से सम्मिलित होना चाहते हैं। ठीक है, काउंसलिंग के समय आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप टेट अलग कैटेगरी से क्वालिफाई किए और एटीआरई में अलग कैटेगरी से क्यों आ रहे हैं। तो आपको वहां पर एक्सप्लेन करना होगा कि फाइनेंशियल कंडीशंस के हिसाब से चीज़ें डिसाइड होती हैं, इस वजह से ये चीज़ें अलग हैं। तो वो चीज़ें कहीं से भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। हाँ, लेकिन जो इस कैटेगरी से आप एटीआरई में सम्मिलित होंगे उस कैटेगरी के सारे क्राइटेरिया को आपको फुलफिल करना होगा। मान लेते हैं कि अगर आप, ध्यान से सुनिएगा, मान लेते हैं अगर आप एटीआरई में जनरल कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, आपने यूपी टेट दिया, आपके यूपी टेट में मान लेते हैं 85 नंबर है और आपने यूपी टेट दिया था ओबीसी कैटेगरी से, तो आपको लगेगा कि ओबीसी कैटेगरी के बेस पर मेरा तो ये वाला यूपी टेट या फिर सी टेट तो क्वालिफाई है और मैं सुपर टेट में सम्मिलित हो सकता हूं। लेकिन सुपर टेट में चूंकि आप जनरल कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं और जनरल कैटेगरी के लिए यूपी टेट में क्वालिफाइंग मार्क्स 85 नहीं बल्कि 90 नंबर है, इस वजह से आप यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो जिस भी कैटेगरी से आप एटीआरई में अप्लाई करेंगे उस कैटेगरी का सारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको एक्वायर करना होगा। इसको ऐसे समझिए, मान लेते हैं किसी की कैंडिडेट की एज जो है वो मान लेते हैं 41 साल हो गई, जनरल के लिए एज कितना है, मैक्सिमम 40 साल है। तो चूंकि आप जनरल के हिसाब से अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर आप यूपी टेट में कौन सी कैटेगरी से अप्लाई किए वो लागू नहीं होगा, बल्कि जिस कैटेगरी से आप अप्लाई कर रहे हैं सुपर टेट में वो लागू होगा। तो आप एज के आधार पर आप यहां पर एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। मतलब कि सुपर टेट में जिस कैटेगरी से आप अप्लाई कर रहे हैं उस कैटेगरी के मार्क्स आपको यहां पर एक्वायर करने होंगे यूपी टेट में और उस कैटेगरी के हिसाब से आपकी एलिजिबिलिटी तय हो रही होगी। उम्मीद करता हूं चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, इन सभी चीज़ों को लेकर के उत्तर प्रदेश की 69 शिक्षक भर्ती में भी बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था। डॉक्यूमेंट्स में क्या गलती है, टेट के मार्क्स गलत फिल हो गए हैं, कैटेगरी हमारी गलत फिल हो गई है, इन सभी चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था। जिसके बाद से उत्तर प्रदेश शासन से जो विभाग था वो इन सभी डाउट्स को लेकर के दिशा निर्देश चाह रहा था, जिसके क्रम में 4 दिसंबर 2020 को उत्तर प्रदेश शासन के विशेष सचिव के द्वारा उस समय के महानिदेशक और सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारी और समस्त जिला अधिकारी, जब ये काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही थी और बेसिक शिक्षा के निदेशक को ये पत्र लिखा गया था जिसमें सभी डाउट्स को क्लियर किया गया था। इसमें एक पॉइंट ये भी था कि अगर किसी कैंडिडेट ने अपनी कैटेगरी गलत भर दिया है तो उस कैंडिडेट को कैसे क्या ट्रीट किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके संबंध में जानकारी दिया गया था। देखिए, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। देखिए, यहाँ पर यह पॉइंट था, अभ्यर्थी द्वारा अपने मूल वर्ग श्रेणी में त्रुटि हुए किसी अन्य श्रेणी में चयनित होने के कारण। अब इसको ध्यान से समझिएगा, ये किस फॉर्म की कैटेगरी की बात की जा रही है, ये एटीआरई के फॉर्म की बात की जा रही है। एटीआरई यानी सुपर टेट के लिए अगर आपने आवेदन किया और वहां पर अगर आपने कैटेगरी गलत कर दिया तो आपका सिलेक्शन सीधे तौर पर निरस्त कर देने के आदेश दे दिए गए थे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पर ओबीसी, अनरिजर्व, एससी, एसटी अगर आप चुनते तो जो भी कैटेगरी आप चुनते उसके आधार पर फाइनल मेरिट चूंकि बन चुका था, अब काउंसलिंग होना है तो फाइनल मेरिट बन चुका है। अब आप कह रहे हैं कि आपकी कैटेगरी गलत हो गई है तो उस कंडीशन में आपको सुधार कर दिया जाए, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपके वजह से बहुत सारे कैंडिडेट डिस्टर्ब हो जाते या फिर आपके वजह से कोई जेन्युइन कैंडिडेट हट सकता था। इस वजह से यहां पर ये चीजें सारी डिस्टर्ब हो जाती क्योंकि कैटेगरी के हिसाब से ही वहां पर कट ऑफ डिसाइड हो रहा था। इस वजह से ये चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं थी और उनका चयन सीधे तौर पर निरस्त करने के आदेश उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने दे दिया था। इसका मतलब क्या समझा जाए? इसका मतलब यह है कि अगर आपकी कैटेगरी सुपर टेट में आप जनरल कैटेगरी के हैं और आपने गलती से ओबीसी लगा दिया, अब आप सुपर टेट के काउंसलिंग में जाकर के जब आपका रिजल्ट आ गया आप काउंसलिंग में जाकर के कहें कि देखिए साहब मैंने गलती से कर दिया, तो वो चीज़ें अलाउड नहीं है, वो चीज़ें अलाउड नहीं है। यहाँ तक चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। हाँ, यूपी टेट में आपकी अलग कैटेगरी हो सकती है, सुपर टेट में अलग कैटेगरी हो सकती है, लेकिन सुपर टेट में जिस कैटेगरी से आप आवेदन करेंगे उस कैटेगरी के मार्क्स कैटेगरी के हिसाब से यूपी टेट में आपके होने चाहिए। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए अब आते हैं आपके मेन प्रश्न पर कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए। देखिए,
कई हाई कोर्ट के, ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजमेंट हैं कि जो टेट के मार्क्स होते हैं ना, वो एक्चुअली में रिजर्वेशन नहीं है, वो रिलैक्सेशन है। रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन में क्या अंतर है, इसको समझते हैं। एक यूपीएससी की परीक्षा को लेकर के ये विवाद हुआ कि यूपीएससी की जो फीस होती है वो मान लेते हैं 100 रुपये है, और मान लेते हैं एससी एसटी के लिए ये फीस मान लेते हैं 0 रुपये है। ये जनरल के लिए फ़ीस हो गया और ये एससी एसटी के लिए फ़ीस हो गया। अब आप सोचिए कि एक कैंडिडेट जो कि एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है, आवेदन करते समय उससे फीस 0 रुपये ले गया, वो चाहकर भी ये जनरल वाली फ़ीस नहीं दे सकता, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम में जो वेबसाइट होता है उसमें ये डिज़ाइन होता है। इस वजह से उसकी मजबूरी होगी कि मुझे 0 रुपये फीस ही देना पड़ेगा, और इस वजह से चूंकि यहाँ पर इसने लाभ ले लिया अपनी कैटेगरी का, इस वजह से अब ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से अपनी कैटेगरी में ही रिलाई करेगा, भले ही इसके मार्क्स क्यों ना अनरिजर्व कैटेगरी से भी ज़्यादा हो। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि एससी एसटी कैंडिडेट का जो कट ऑफ होगा वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, और जनरल के जो कट ऑफ होंगे वो नीचे चले जाएंगे। इन सभी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए ये कहा गया कि कुछ चीज़ों को हम रिलैक्सेशन मानेंगे और कुछ चीज़ों को हम रिजर्वेशन मानेंगे। जिसमें फीस हो गया वो आपका रिलैक्सेशन में माना जा सकता है। इसी तरीके से टेट के जो मार्क्स होते हैं उसको कई हाईकोर्ट ने रिलैक्सेशन माना है, रिजर्वेशन नहीं माना है। उत्तर प्रदेश में भी उसको रिलैक्सेशन के तौर पर ट्रीट किया गया। अब यही सवाल 69,000 शिक्षक भर्ती में अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है कि एक कैंडिडेट को कहाँ कहाँ पर आप रिलैक्सेशन देंगे। सबसे पहले आपने उसको रिलैक्सेशन दिया टेट के मार्क्स में, उसको रिलैक्सेशन दिया आपने एज में, उसको रिलैक्सेशन दिया सुपर टेट में। तो इतने ज़्यादा रिलैक्सेशन दे रहे हैं, कहीं पर तो उसको रिजर्वेशन मानिए। सुप्रीम कोर्ट में जा करके राज्य सरकार अपना हलफनामा ये देती है कि हमारी जो भर्ती है 69,000 शिक्षक भर्ती, वो कहाँ से शुरू हो रही है। वो एक्चुअली में शुरू हो रही है जब एटीआरई का रिजल्ट घोषित हो गया 2020 में, और जब जिला का वरीयता चुनने के लिए मई 2020 में जब आवेदन लिए गए, वहाँ से इनकी भर्ती शुरू मानी गई राज्य सरकार के हिसाब से। और भर्ती जब वहाँ से शुरू हो रही है तो इसके पहले जितने भी रिलैक्सेशन है, चाहे वो टेट के मार्क्स में हो, एज में हो या फिर फीस में हो, वो सारी चीज़ों को आरक्षण नहीं माना राज्य सरकार ने। और एटीआरई में जब फाइनल मेरिट बनने के बाद से जब उनको जिला चयनित होने लगा फाइनल रिजल्ट निकालने के लिए, उस समय वहाँ पर उनको आरक्षण का लाभ दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी यहाँ पर सही से लागू हो गया कि हम भर्ती के चरण में एक ही बार आरक्षण दे सकते हैं। राज्य सरकार ने कहा कि हम 69,000 को वहाँ से शुरू मान रहे हैं जहाँ से रिजल्ट घोषित होने के बाद से जब इनको अपॉइंटमेंट लेटर मिलने वाला था पर्टिकुलर किसी जिले का, तो वहाँ पर भी वो चीज़ें एप्लीकेबल हो रही थी। लेकिन मान लीजिए इन फ्यूचर चूंकि इतना ज़्यादा विवाद हो चुका है, 69,000 शिक्षक भर्ती में सरकार भी बहुत ज़्यादा दबाव में थी, इनको दबाव में आकर के 6800 की चौथी लिस्ट निकालनी पड़ी। एनसीबीसी की भी रिपोर्ट है कि आरक्षण में घोटाला हुआ है। अभ्यर्थी दावा कर रहे हैं कि 18,000 ओबीसी एससी एसटी सीटों का घोटाला हुआ है, जबकि अगर जो जनरल कैंडिडेट है उनका दावा यह है कि ये सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि भर्ती के किसी न किसी चरण पर किसी भी प्रकार का रिलैक्सेशन लिए हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से रिलैक्सेशन आपने ले लिया तो आप अपनी ही कैटेगरी में फाइट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं कि आने वाले समय में भर्तियों में इसका असर हो सकता है कि हमें देखने को मिले। और ये डिपेंड करेगा कि भर्ती कहाँ से स्टार्ट राज्य सरकार मान रही है, उसके हिसाब से ये चीज़ें डिसाइड होंगी। तो आज आप अभी से नहीं कह सकते कि वो चीज़ें कल को फ्यूचर में जाकर के या फिर जब भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा तो किस तरीके से चीज़ें डिफाइन हो रही होंगी। लेकिन आज उसके बेस पर अगर आप ये कह रहे हैं कि टेट की परीक्षा में आप अनरिजर्व कैटेगरी से आवेदन करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए अगर आपके नंबर 82 से 89 नंबर के बीच में रह गए तो आप तो सुपर टेट के लिए एलिजिबल ही नहीं हुए। उस कंडीशन में क्या फ़ायदा ये चीज़ें बचा करके, क्योंकि आप एलिजिबल ही नहीं हुए। और आपको ये नहीं देखना है कि आप यूआर से अप्लाई कर रहे हैं या फिर कैटेगरी से ईडब्ल्यूएस से अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपके मार्क्स 90 या फिर उससे ऊपर चले गए तो ये नहीं माना जाएगा कि आप ईडब्ल्यूएस का लाभ लिए हैं। मार्क्स अगर 90 से नीचे रह गए तब माना जाएगा कि आपने ईडब्ल्यूएस का लाभ लिया हुआ है। अगर आपके मार्क्स 90 से ऊपर चले गए और भले ही आपने कैटेगरी ईडब्ल्यूएस से अप्लाई किया था टेट में, तो आप माना जाएगा कि आप ईडब्ल्यूएस कोटे का लाभ नहीं ले रहे हैं बल्कि यूआर कोटे में ही जा रहे हैं। और इसी तरीके से एज में रिलैक्सेशन, इसी तरीके से फीस में रिलैक्सेशन अगर कोई भी आप नहीं ले रहे हैं, क्योंकि फीस में तो आपको रिलैक्सेशन वैसे भी नहीं मिलना है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को उनके लिए फीस तो अनरिजर्व के बराबर ही है। और अगर आपकी एज 40 साल से कम है तो एज में भी रिलैक्सेशन आप नहीं ले रहे हैं, टेट में भी मार्क्स आप जनरल के बराबर हैं, तो उस कंडीशन में भले ही ईडब्ल्यूएस कोटे से आप अप्लाई क्यों ना कर रहे हो, ओबीसी कैटेगरी से आप अप्लाई क्यों ना कर रहे हो, यूआर की सीट पर जाने के लिए आप सारी एलिजिबिलिटी रखते हैं अगर एटीआरई में भी मार्क्स आपके 97 नंबर या फिर इससे ज़्यादा आ जाते हैं तो
ये बात डाउट मन से निकाल दीजिए कि केवल ईडब्ल्यूएस से अप्लाई करने मात्र से आप लाभ नहीं ले रहे हैं। अगर आपके मार्क्स 90 नंबर से कम हुए तब माना जाएगा कि आप लाभ ले रहे हैं। अगर 90 नंबर या फिर इससे ज़्यादा हो गया तो आप लाभ नहीं ले रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी सोचिए कि अगर ईडब्ल्यूएस आपने नहीं लगाया, यूआर कोटे से आपने अप्लाई किया और 82 से 89 के बीच में रह गया, तो क्या फ़ायदा ये बचाने का या फिर क्या इतनी चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करने का, अगर एटीआरई में आप सम्मिलित ही नहीं हो पाएंगे तो। एटलीस्ट आपके पास मौका तो रहेगा कि एटीआरई में सम्मिलित होकर के भले ही यूआर पर ना जा पाएं, अगर भविष्य में ये चीज़ें चेंज होती हैं तो एटलीस्ट आप अपनी कैटेगरी में तो फाइट कर पाएंगे। यहाँ पर अगर आपने ये कोटा नहीं लगाया या फिर ओबीसी नहीं लगाया तो आज तो आप इसी के लिए एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। बावजूद इसके इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरे प्रश्न पर आपका अगर अभी भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।